कांटेक्ट करके उसकी पूरी प्रोफाइल बनाते हैं, तो हो सकता है कल आप अगर सर्च करें प्ले स्टोर पर जीएन सिंह आईएएस एकेडमी, तो हमारा नया ऐप आपको मिलेगी। अभी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आज रात में काम कंप्लीट हो जाए। अब जैसे ईश्वर की कृपा होगी, अब उसमें तो ठीक होना चाहिए, कंपनी के माध्यम से है, फिर टेक्नोलॉजी है, थोड़ा बहुत कमी आती रहेगी। और आज मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि आपका डाटा इसमें लग रहा है, तमाम शिकायतें आती हैं सर चलते चलते कभी रुक जाता है, तो फिर चलता है, आधा घंटा पढ़ने में पौन घंटा लग रहा है। तो इन सारी समस्याओं का निदान करते हुए हमने शीघ्र दूसरा बनवाया और प्ले स्टोर पर उसने दे भी दिया है। लेकिन अब उसके अंदर जो मैटर्स लिखे जाते हैं, अभी कंपनी से कांटेक्ट करके हमारा टेक्नीशियन सब लिखेगा। जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो आप कल सर्च करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसलिए आज मैं 7 बजे वाला बैच बल्कि नहीं पढ़ाऊंगा उसी के चक्कर में। देखिए, आज भी कुछ लोगों ने एडमिशन लिया है, उनके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन अभी तमाम वीडियो हैं जो हमने शुरुआत से पढ़ाया है। और मैं इस वीडियो को नए ऐप में भी डालूंगा, 4 से 10 दिन रखूंगा। इसीलिए मैं अभी आपको पीडीएफ नहीं दे रहा हूं कि आप जो है इसको सुनते रहिए, और नया वाला ऐप में ही हम आपको पीडीएफ देंगे। पीडीएफ में भी पॉइंट में ही रहेगा, उतना डिटेल जैसे क्लास में लिखवाया जाता है वैसा संभव नहीं है। तो प्लेटो और अरस्तु में समानता व असमानता, यानी प्लेटो और अरस्तु में समानता व असमानता पर चर्चा होगी। चूंकि प्लेटो के परम शिष्य हैं अरस्तु, और साथ साथ प्लेटो और अरस्तु, उसको देखो, प्लेटो और अरस्तु दोनों एक ही नगर राज्य के चिंतक हैं। यार यहाँ पर एक ही नगर राज्य के चिंतक हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों में बहुत कुछ समानता भी है। क्योंकि हमने शुरू में कहा कि राजनीतिक चिंतकों के चिंतन का जो मूल विषय है वो राज्य है। अब राज्य के विभिन्न रूपों का वर्णन है, चाहे राज्य की प्रकृति हो, स्वरूप हो, कार्य हो। तो स्वाभाविक है कि यूनानी नगर राज्य को आधार बनाकर प्लेटो और अरस्तु दोनों अपना चिंतन व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों के चिंतन में बहुत कुछ समानता भी होगी। और आपने पहले भी देखा था, शुरुआती लेक्चर में मैंने बताया था कि जो प्राचीन काल है इसका दृष्टिकोण आदर्शवादी है। और प्राचीन काल के जो चिंतक हैं उनका मूल उद्देश्य ही है एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। जो चिंतक हैं उनका मूल उद्देश्य ही है एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। और जो आदर्श होता है उसी को नैतिक भी कहते हैं, क्योंकि आदर्श नैतिकता है। आदर्श अंदर का विषय है, आंतरिक विषय है। और जो नैतिक है वह एक प्रकार से प्राकृतिक है, नेचुरल है। नेचर भी मोरल है, यानी प्रकृति भी नैतिक है, प्रकृति भी आदर्श है। क्योंकि आदर्श वह है जो विचारों में है किंतु व्यवहारों में नहीं। जो आदर्श है, जो नैतिकता है, वो अंदर का विषय है, क्योंकि स्वाभाविक है। इसीलिए जो प्राकृतिक है उसको हम स्वाभाविक भी कहते हैं, और स्वाभाविक जो है स्वभाव से बना है, और स्वभाव का मतलब ही होता है प्रकृति, नेचर। कहते नहीं इनका स्वभाव कैसे है, तो जो स्वभाव है वो भी इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। तो आपको मैंने इसलिए गाइड किया कि प्लेटो और अरस्तु दोनों प्राचीन काल के चिंतक हैं, दोनों यूनानी नगर राज्य के चिंतक हैं। एक आदर्श राज्य की स्थापना प्लेटो का भी उद्देश्य है, और एक आदर्श राज्य की स्थापना अरस्तु का भी उद्देश्य है। यह बात दूसरी है कि दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हुए भी उसे प्राप्त करने की जो साधन और पद्धति है वह अलग अलग है। इसी कारण उन दोनों में भिन्नता भी है। और प्राचीन काल चूंकि आदर्शवादी था, आदर्श राज्य की बात कही गई, और जो आदर्श है वो नैतिक है, प्राकृतिक है। क्योंकि प्राचीन काल में प्रकृति को आधार बनाकर सारा विश्लेषण किया गया है, क्योंकि आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चीजों का जन्म नहीं हुआ था। और जो प्राकृतिक है वही स्वाभाविक है, स्वाभाविक से ही स्वभाव बना है, स्वभाव ही प्रकृति होती है। इसीलिए अगर प्लेटो और अरस्तु के विचारों में हम समानता देखें, तो अगर हम समानता देखें तो पहली समानता क्या है? दोनों राज्य को स्वाभाविक संस्था मानते हैं, दोनों राज्य को स्वाभाविक संस्था मानते हैं। इसका मतलब क्या है? हमने शुरू में ही जिक्र किया है कि जो राज्य है
वह एक प्रकार से दो रूपों में होता है। एक, जब कोई राज्य स्वयं बनता है, ईश्वर की रचना होती है, प्रकृति की रचना होती है, तो प्राकृतिक होता है, और जब राज्य को मनुष्य बनाता है तो कृत्रिम होता है। इसलिए राज्य भी दो प्रकार का है, प्राकृतिक राज्य, कृत्रिम राज्य। और चूंकि पहले हम बता चुके हैं कि राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का अध्ययन ही राजनीति है। राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का अध्ययन ही राजनीति है। तो अगर राज्य को कोई प्राकृतिक संस्था मानेगा तो राज्य साध्य हो जाएगा और व्यक्ति साधन हो जाएगा। तो जिस प्रकार से साधन अपना सब कुछ साध्य के साथ प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार से व्यक्ति अपना सब कुछ राज्य के साथ प्राप्त कर सकता है। तो दोनों राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं। नंबर 2, दोनों का उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है। आदर्श राज्य की स्थापना करना है। तीसरी चीज, दोनों राज्य को साध्य व व्यक्ति को साधन मानते हैं। दोनों राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। चौथी चीज, दोनों का मानना है कि व्यक्ति अपना सर्वोत्कृष्ट, यानी दोनों का मानना है कि व्यक्ति अपना सर्वोत्कृष्ट केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये साधन है, साधन अपना सब कुछ साध्य के साथ प्राप्त कर सकता है। तो दोनों का मानना है कि व्यक्ति अपना सर्वोत्तम केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। अब चूंकि हमने पहले भी कहा था कि यूनानी नगर राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था और प्रचुर मात्रा में अन्न का उत्पादन होता था, इसलिए वह लोग आत्मनिर्भर थे। अन्य किसी राज्य से कोई आयात निर्यात नहीं होता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों राज्य को पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई मानते हैं। दोनों राज्य को पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई मानते हैं। और हमने पहले भी कहा कि प्लेटो और अरस्तु, यानी जो प्राचीन काल के चिंतक हैं, जिनका दृष्टिकोण आदर्शवादी था, वह सावयवी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। और सावयवी सिद्धांत में विश्वास करने का मतलब है कि वह राज्य और व्यक्ति के बीच अंग और अंगी का संबंध मानते हैं। क्योंकि सावयवी पर मैंने कई लेक्चर में बताया है, इसलिए सावयवी को जानना जरूरी है। दोनों सावयवी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। दोनों सावयवी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। अर्थात राज्य व व्यक्ति के बीच संपूर्ण और अंश का संबंध मानते हैं। अगली चीज आप कह सकते हैं कि दोनों मनुष्य को एक राजनीतिक व सामाजिक प्राणी के रूप में देखते हैं। दोनों व्यक्ति को राजनीतिक व सामाजिक प्राणी के रूप में देखते हैं। क्योंकि वैसे तो माना जाता है कि समाज में राज्य बना, समाज पहले है, राज्य बाद में है, लेकिन जो यूनानी चिंतक हैं वह राज्य को पहले मानते हैं और समाज को बाद में मानते हैं। इसलिए उनका मानना है कि यूनानी नगर राज्य ही यूनानी समाज है। इसीलिए राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति राजनीति करता है, वह एक राजनीतिक प्राणी होता है। क्योंकि राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति राजनीति से अछूता नहीं हो सकता। और चूंकि वही राज्य ही समाज है, इसलिए समाज में जो प्राणी रहता है वह सामाजिक प्राणी है। आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो सामाजिक प्राणी का कॉन्सेप्ट अगर आज पूछा जाए तो ये 20वीं शताब्दी में आया है। लेकिन आज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज सामाजिक प्राणी का अर्थ है कि ऐसा मनुष्य जो कोई भी कार्य करे तो सामाजिक हित को ध्यान में रखे। लेकिन यहाँ सामाजिक हित की बात नहीं कही गई है, समाज में रहता है इसलिए सामाजिक प्राणी है। तो प्लेटो और अरस्तु में देखा जाए तो ये समानता है। दोनों राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं। दोनों का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना है। दोनों राज्य को साध्य व व्यक्ति को साधन मानते हैं। दोनों का मानना है कि व्यक्ति अपना सर्वोत्तम केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। दोनों राज्य को पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई मानते हैं। दोनों सावयवी सिद्धांत में विश्वास करते हैं, अर्थात राज्य व व्यक्ति के बीच संपूर्ण और अंश का संबंध मानते हैं। दोनों मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी मानते हैं। दोनों मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में भी देखते हैं। और दोनों, देखिए लाल वाला दिखाई पड़ रहा है, दोनों दास प्रथा का भी समर्थन करते हैं। दोनों
दोनों दास प्रथा को मानते हैं। इसका मतलब है कि दास प्रथा यूनान की एक व्यवस्था थी जो काफी पहले से विद्यमान थी। दास को अर्थव्यवस्था का आधार भी माना जाता था, लेकिन प्लेटो ने दास प्रथा पर कोई चर्चा ना करके एक प्रकार से मौन रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन अरस्तु ने दास प्रथा का वैज्ञानिक विश्लेषण करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो दास प्रथा है वो यूनान के लिए क्यों जरूरी है और दास किस प्रकार से राज्य को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये दोनों में समानता है। अब देखिए, दोनों में समानता के बावजूद समानता है क्योंकि एक ही काल के चिंतक हैं, एक ही नगर राज्य के चिंतक हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोनों में असमानता भी है। और असमानता ना होता तो अलग अलग नाम ना आता। और असमानता इस कदर है कि जहां प्लेटो को उत्तरी ध्रुव के रूप में देखा जाता है, वहीं अरस्तु को दक्षिणी ध्रुव के रूप में देखा जाने लगा है। अब अगर आप असमानता देखें तो आप ये देख सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु दोनों का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, दोनों का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है। लेकिन यानी प्लेटो भी आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और अरस्तु भी आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। प्लेटो और अरस्तु दोनों आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन इस आदर्श राज्य को प्राप्त करने के लिए जो दोनों साधन और पद्धतियां अपनाते हैं उनमें काफी भिन्नता है। और भिन्नता क्या है? प्लेटो इसी आदर्श राज्य को प्राप्त करने के लिए आदर्शवादी तरीका अपनाते हैं, जबकि अरस्तु इसी आदर्श राज्य को प्राप्त करने के लिए यथार्थवादी तरीका अपनाते हैं। जो यथार्थवादी तरीका अपनाने के कारण प्लेटो का दृष्टिकोण दार्शनिक हो गया और इन्हें दार्शनिक राजनीति का जनक मान लिया गया। यथार्थ विज्ञान है, इसलिए माना गया कि अरस्तु इसी आदर्श राज्य को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं। इसीलिए प्लेटो दार्शनिक राजनीति के जनक बने तो अरस्तु राजनीति शास्त्र या वैज्ञानिक राजनीति के जनक बने। अब जिसका दृष्टिकोण दार्शनिक होता है वह निगमन पद्धति में विश्वास करता है, जिसका दृष्टिकोण दार्शनिक होता है वह निगमन पद्धति में विश्वास करता है, और जिसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है वह आगमन पद्धति में विश्वास करता है। और हम पहले आपको बता चुके हैं कि निगमन पद्धति यानी निगमन पद्धति में विश्वास करने वाला व्यक्ति संश्लेषणात्मक पद्धति को भी मानता है। संश्लेषण का मतलब बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा कर देना, और आगमन पद्धति को मानने वाला व्यक्ति विश्लेषणात्मक पद्धति में विश्वास करता है। विश्लेषणात्मक पद्धति में विश्वास करता है। और पहले हमने आपको बताया कि निगमन पद्धति क्या होती है। निगमन पद्धति का अर्थ है सामान्य से विशेष की ओर जाना। सामान्य का मतलब है परिणाम पहले से तय हो, जैसे ज्यामिति जिसे पाइथागोरस की प्रमेय है। पहले से पता है कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होगा। 3 धन 2 बराबर 5। पहले से पता है कि जो 5 यानी उद्देश्य है वो 3 धन 2 यानी विधेय में निहित है। तो ज्यामिति और गणित, दर्शन, ये सब निगमन पद्धति के उदाहरण हैं। जबकि आगमन पद्धति का मतलब होता है विशेष से सामान्य की ओर जाना। और विशेष से सामान्य की ओर सामान्य परिणाम है, यानी परिणाम इसमें पहले से तय नहीं होता। पहले क्रियाकलाप करना पड़ता है तब परिणाम सामने आता है। जैसे विज्ञान, पहले हम प्रयोगशाला में जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद ही यह तय होता है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो एक प्रकार से प्लेटो और अरस्तु में अगर आप अंतर देखें तो आदर्शवाद का विलोम यथार्थवाद, दार्शनिक का विलोम वैज्ञानिक, निगमन का विलोम आगमन, संश्लेषण का विलोम विश्लेषण, तो प्लेटो का विलोम अरस्तु। इसीलिए माना गया कि जो प्लेटो हैं और जो अरस्तु हैं उसमें अगर प्लेटो उत्तरी ध्रुव हैं तो अरस्तु दक्षिणी ध्रुव, यानी दोनों के बीच तालमेल का होना संभव नहीं है। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल। इसीलिए माना जाता है कि जो प्लेटो का समर्थक होगा वो अरस्तु का विरोधी होगा, और जो अरस्तु का समर्थक होगा वह प्लेटो का विरोधी होगा। इसीलिए कल हमने कहा था कि आईएएस मुख्य परीक्षा में एक सवाल भी पूछा गया था कि अब तक जितने भी राजनीतिक चिंतकों ने जन्म लिया उनमें से सभी या तो प्लूटोनिक हैं या तो प्लूटोनिक विरोधी, लेकिन उसमें से कोई भी अप्लूटोनिक नहीं है।
यानी जो प्लूटोनिक विरोधी है वो अरस्तु का समर्थक है और जो अप्लूटोनिक है उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को जन्म देने का श्रेय यूनान को जाता है, यानी प्लेटो और अरस्तु को जाता है, और यूरोप वासियों ने इसका विकास किया। इसलिए माना गया कि प्लेटो और अरस्तु के बाद जितने भी चिंतक पैदा हुए वह या तो प्लेटो के नजदीक रहे या तो अरस्तु के नजदीक रहे, क्योंकि जो प्लेटो के समर्थक बने वह अरस्तु के विरोधी हो गए और जो अरस्तु के समर्थक बने वह प्लेटो के विरोधी हो गए। तो अगर दोनों में असमानता को देखा जाए तो दोनों में क्या असमानता है? अगर दोनों में असमानता को देखा जाए तो प्लेटो आदर्शवादी हैं तो अरस्तु यथार्थवादी। प्लेटो निगमन पद्धति में विश्वास करते हैं तो अरस्तु आगमन पद्धति में विश्वास करते हैं। तीसरी चीज, प्लेटो दार्शनिक राजनीति के जनक हैं तो अरस्तु वैज्ञानिक राजनीति के जनक हैं। चौथी चीज, प्लेटो संश्लेषणात्मक पद्धति में विश्वास करते हैं तो अरस्तु विश्लेषणात्मक पद्धति में भी विश्वास करते हैं। तो एक प्रकार से प्लेटो और अरस्तु दोनों की विचारधारा या दोनों का उद्देश्य एक होते हुए भी उसे प्राप्त करने के लिए जो साधन और पद्धतियां अपनाई गई वह भिन्न भिन्न रही। कल मैंने सारी चीजों पर वर्णन किया था कि प्लेटो को राजनीति शास्त्र का जनक क्यों कहा गया, और भी एक अंतर ले सकते हैं। अगर पांचवा देखें, प्लेटो ने राजनीति शास्त्र व नीति शास्त्र में कोई अंतर नहीं किया, लेकिन अरस्तु ने दोनों में अंतर किया। और चूंकि प्लेटो दार्शनिक राजनीति के जनक हैं, यही कारण है कि जो प्लेटो हैं, अगर देखा जाए तो प्लेटो को देखा जाए तो प्लेटो एक प्रकार से चिंतन मूलक पद्धति पर बल देते हैं, क्योंकि जो चिंतन मूलक पद्धति है उसका दृष्टिकोण दार्शनिक होता है। लेकिन अगर अरस्तु को देखा जाए तो अरस्तु का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, इसलिए अनुभव मूलक पद्धति पर बल देते हैं। अनुभव विज्ञान का उदाहरण है, चिंतन दर्शन का उदाहरण है। और जब चिंतन और अनुभव दोनों मिल जाता है तो इसे दर्शन धन विज्ञान का समन्वय कहा जाता है, और राजनीति शास्त्र इसी का समन्वय है। इसलिए राजनीति शास्त्र व्यक्तित्व के विकास का एक महत्वपूर्ण विषय है। और अब इसके बाद हम सीधे अरस्तु के विचारों पर आएंगे। तो पहला विचार होगा कि अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या कहा, अरस्तु ने परिवार और निजी संपत्ति पर क्या विचार दिया, अरस्तु ने दास प्रथा पर क्या विचार दिया, अरस्तु ने न्याय पर क्या विचार दिया, अरस्तु ने नागरिकता पर क्या विचार दिया, अरस्तु ने शासन प्रणाली पर क्या विचार दिया, अरस्तु ने क्रांति पर क्या विचार दिया, और अरस्तु का जो आदर्श राज्य था उसकी क्या विशेषता है। यही 8 से 9 टॉपिक हम अरस्तु में पढ़ेंगे, और बस इतना ही हम पढ़ाएंगे क्योंकि हम भी चल रहे हैं और ऐप के संबंध में समझते हैं। अगर उसकी पूर्ति हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे।